स्वधर्म आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज और नगरपालिकाएं। जी, और ये विषय यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, तो पूरी वैचारिक स्पष्टता के लिए अंत तक जरूर देखें। और हाँ, स्वधर्म आईएएस एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझना होगा कि ये स्थानीय स्वशासन की अवधारणा, इसका मतलब क्या है और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, भारत में केंद्र और राज्य सरकार के बाद ये शासन का तीसरा स्तर है। तीसरा स्तर? सर, जब केंद्र और राज्य सरकारें पहले से ही थीं, तो फिर इस तीसरे स्तर की जरूरत महसूस ही क्यों हुई? बहुत अच्छा सवाल है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अब जो लोग मुंबई या उसके आसपास रहते हैं, उनकी समस्याओं की सुनवाई तो शायद आसानी से हो जाए। हाँ, वो तो पहुंच सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के ही गोंडिया जैसे किसी दूर दराज के जिले का एक गरीब किसान है, उसके लिए मुंबई पहुंचना और अपनी बात रखना मतलब लगभग असंभव है। हाँ, दूरी बहुत ज्यादा है, भौतिक भी और एक तरह से मनोवैज्ञानिक भी। बिल्कुल, तीनों तरह की दूरी है। स्थानीय स्वशासन इसी दूरी को मिटाने का काम करता है। ये शासन को लोगों के दरवाजे तक ले आता है। तो इसका मूल उद्देश्य हुआ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। एकदम सही शब्द, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी सत्ता को बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंचाना, ताकि स्थानीय लोग अपनी समस्याएं खुद पहचानें और उनके समाधान में भागीदार बने। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी अवधारणा की बात। आजादी के बाद इस दिशा में पहला बड़ा प्रयास कब और कैसे हुआ? देखिए, आजादी के बाद इस दिशा में पहला बड़ा प्रयास था 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा। इसका उद्देश्य बहुत अच्छा था कि हर समुदाय की अपनी विशिष्ट जरूरतें होती हैं, तो उनको समझकर उनका विकास किया जाए। पर सुनने में आता है कि ये कार्यक्रम असफल रहा। हाँ, ये बुरी तरह असफल रहा, और इसका कारण था नौकरशाही की उदासीनता और सबसे बड़ी बात, स्थानीय लोगों की भागीदारी का पूरी तरह से अभाव। मतलब अधिकारियों ने जमीनी हकीकत को समझा ही नहीं। बिल्कुल नहीं, वो टॉप डाउन अप्रोच था। तो इस असफलता के बाद क्या कदम उठाए गए? हाँ, मेरा अगला सवाल यही था। तो इस कार्यक्रम की असफलता की जांच के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ, और ये एक, आप कह सकते हैं, मील का पत्थर था। बलवंत राय मेहता समिति, ये नाम तो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। समिति ने ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की और इसे हासिल करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मॉडल दिया। वही त्रिस्तरीय ढांचा जो आज भी मौजूद है। जी, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। समिति ने साफ साफ कहा कि विकास योजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी अनिवार्य है। और इसी सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसने नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना की। इसके बाद भी तो कई और समितियां बनी। हाँ, बिल्कुल। इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए, सुझाव देने के लिए कई समितियां बनी, जैसे 1977 में अशोक मेहता समिति। उन्होंने तो द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था ना? हाँ, लेकिन उनकी सिफारिशें ज्यादा मानी नहीं गई। असली गेम चेंजर साबित हुई 1986 की एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी समिति, इनकी सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी? इनकी सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी सिफारिश थी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना। संवैधानिक दर्जा, ये एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। इसी सिफारिश को मानते हुए 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। यह भारतीय लोकतंत्र में एक मौन क्रांति थी। तो चलिए अब इन संशोधनों पर विस्तार से बात करते हैं। पहले 73वां संशोधन। 73rd संशोधन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतों के लिए था। इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और एक नई 11वीं अनुसूची भी, जिसमें 29 विषय हैं जिन पर पंचायतें काम कर सकती हैं। बिल्कुल। और ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसीलिए हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। सर, अगर हम प्रीलिम्स के नजरिए से देखें तो इस संशोधन की मुख्य विशेषताएं क्या थीं जो हर एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए? बिल्कुल, चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, त्रिस्तरीय संरचना। ग्राम, मध्यवर्ती यानी ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतें। इसमें एक शर्त भी तो है। हाँ, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वे मध्यवर्ती स्तर को छोड़ सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, ग्राम सभा। इसे पंचायत प्रणाली की नींव माना गया है। इसमें गांव के सभी पंजीकृत मतदाता,
मतलब ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स शामिल होते हैं। ये तो सीधे सीधे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हो गया। एकदम। तीसरा है चुनाव। सभी स्तरों पर सदस्यों का चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होगा। और अध्यक्षों का? अध्यक्षों का चुनाव कैसे होगा, ये राज्य विधानमंडल तय करेगा। ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, लेकिन मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और सबसे क्रांतिकारी प्रावधान आरक्षण का? निस्संदेह ये सामाजिक न्याय की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 1/3 सीटों का आरक्षण ये भी अनिवार्य है। पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के लिए आरक्षण का क्या प्रावधान है? पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देना या न देना ये राज्यों के लिए वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। ठीक है। और कार्यकाल? सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया और अगर समय से पहले भंग हो जाए तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। और नई पंचायत पूरे 5 साल के लिए काम करेगी? नहीं, नई पंचायत केवल शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु? 21 वर्ष, जबकि विधायक के लिए 25 वर्ष है। ये तो हुई गांवों की बात। अब संक्षेप में 74वें संशोधन के बारे में भी बता दीजिए, जो शहरों के लिए था। जी, 74वें संशोधन ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इसने संविधान में एक नया भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें 18 विषय हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की तरह स्तर नहीं है, है ना? नहीं, इसमें क्षेत्र के अनुसार प्रकार होते हैं। जैसे बड़े शहरों के लिए नगर निगम यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद, और जो गांव से शहर बन रहे हैं यानी संक्रमणशील क्षेत्र, उनके लिए नगर पंचायत। ठीक है। तो ये तो हुआ पूरा संवैधानिक ढांचा। इन संशोधनों ने कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं की भी तो स्थापना की। हाँ, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय बने। पहला राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, अनुच्छेद 243 के तहत, जिसका काम इन स्थानीय निकायों के चुनाव कराना है। जी। और इसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उसे हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही। और दूसरा निकाय राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, अनुच्छेद 243I के तहत। इसका काम राज्य और स्थानीय निकायों के बीच राजस्व के बंटवारे की समीक्षा करना है। बिल्कुल। सर, आप सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, जो मेंस के लिए बहुत जरूरी है। संवैधानिक दर्जा मिल गया, संस्थाएं बन गई, लेकिन क्या ये संस्थाएं जमीनी स्तर पर उतनी प्रभावी हैं? इनकी मुख्य चुनौतियां क्या हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। चुनौतियों को हम 3 Fs के रूप में समझ सकते हैं। 3 Fs? हाँ, फंड्स यानी धन, फंक्शंस यानी कार्य, और फंक्शनरीज यानी कर्मी। चलिए पहले F यानी फंड्स से शुरू करते हैं। धन का अभाव कैसे? देखिए, ये निकाय आज भी 90% से ज्यादा अनुदान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर हैं। इनके अपने राजस्व के स्रोत, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, बहुत ही कमजोर हैं। तो इसका मतलब वित्तीय स्वायत्तता तो है ही नहीं। नाम मात्र की है। जो पैसा देगा, शर्तें भी उसी की चलेंगी। ठीक है। अब दूसरे F पर आते हैं, फंक्शंस यानी कार्य। संविधान में तो 29 विषय दिए हैं, फिर कार्यों का अभाव कैसे? कागज पर विषय तो हैं, लेकिन कौन सी वास्तविक शक्तियां और कौन से विभाग पंचायतों को हस्तांतरित करने हैं, ये तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया। और राज्य सरकारें अपनी शक्ति छोड़ना नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं। वो महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखती हैं और कम महत्व के काम पंचायतों को दे देती हैं। सत्ता का टकराव है ये। और तीसरा F, फंक्शनरीज यानी कर्मचारी। यहां भी वही हालत। इन निकायों में कर्मचारियों की, खासकर तकनीकी विशेषज्ञों की भारी कमी है और नौकरशाही का नियंत्रण बहुत ज्यादा है। तो मतलब जिम्मेदारी है, पर ना पैसा है, ना शक्ति और ना ही स्टाफ। बिल्कुल। और इन सब के ऊपर है जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार। और इसका एक बड़ा कारण शायद पारदर्शिता की कमी है। हाँ, और इसका एक बड़ा तकनीकी कारण है CAG ऑडिट का ना होना। CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जी। CAG केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट तो करती है, लेकिन इन स्थानीय निकायों के खातों का ऑडिट करना अनिवार्य नहीं है। ये तो बहुत बड़ी कमी है। बहुत बड़ी। हजारों करोड़ रुपए बिना किसी स्वतंत्र ऑडिट के खर्च हो जाते हैं। इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि स्थानीय स्वशासन भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए कितना आवश्यक है। बिल्कुल।
संवैधानिक प्रावधान तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन उनके प्रभावी कार्यान्वयन में अभी भी कई बाधाएं हैं। एक यूपीएससी अभ्यर्थी के रूप में इन प्रावधानों और चुनौतियों दोनों की गहरी समझ होनी चाहिए, है ना? एकदम। प्रीलिम्स के लिए प्रावधान और मेंस के लिए चुनौतियां और समाधान। तो आपके सोचने के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। क्या इन संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सीएजी ऑडिट को अनिवार्य बनाना और चुनाव सुधार लागू करना एक समाधान हो सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। स्वधर्म IAS अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले कक्षा में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।